डेड ऑफ गवर्नमेंट का है, डेड ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा तो नहीं रहेगा। भाजपा जो है वो ये समझ ली है कि वैसे वोट जो है ना वो उनका बंधुआ मजदूर है। पॉलिटिकल भी है, पुलिस भी है, सब मिले हुए हैं उसमें। बेटियां और बहू घर में नहीं सो रहे हैं, आखिर क्या दहशत। इसमें ऐसे ऐसे अभियुक्त हैं जो आज की डेट में जिंदा नहीं है। 2010 में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उनका कहना है एसपी का कि इन्होंने हम पर पत्थर बरसाए। नमस्कार, मेरे साथ है अभी ऋतु जायसवाल जी। ऋतु जायसवाल जी का परिचय क्या है ये अभी मैं नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे इनका परिचय खुद उभर कर सामने आता जाएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल इसलिए ये है कि आज वो यहाँ आई है पूर्वी चंपारण के मटियरिया क्षेत्र में, जब 3-4 महीने पहले एक निर्मम हत्या हुई थी पवन गुप्ता जी की। उसकी जांच करने के लिए ये पटना से आई है। राजद ने इनको अधिकृत किया है अन्य साथियों के साथ, और ये वहाँ गई है। इन्होंने वहाँ पे बातचीत की है और अपनी रिपोर्ट ये ले जाकर पार्टी को सौंपेंगी। उस पर क्या होगा, तो सबसे पहला सवाल यही इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने वहाँ जाकर क्या देखा। देखिए, सबको इस घटना की जानकारी है कि हत्या की गई, और वो हत्या जो है वो हो चुकी। उन्होंने मुखिया के लिए घोषणा किया था और गांव के लोग वो चाहते थे कि वो उनके जैसे समाज सेवी लोग वो मुखिया के लिए खड़े हों। तो जो वर्तमान मुखिया हैं उन्होंने सुरक्षा की भावना से या हारने के डर से उनकी हत्या करवाते हैं, जिसकी 1 महीने पहले से भी उनको वो धमकी दी जा रही थी। और वो मामला हुआ और हत्या करके भाग रहे थे 4-5 लोग थे, और वर्तमान जो मुखिया है उन्होंने भी गोली चलाई थी। टोटल 5 गोलियां उनको लगी, और जो एक और वो लोग सब भाग गए। एक हत्यारे को गांव वालों लोगों ने पकड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस आकर के हत्यारे को लेके जाती, उसके ऊपर जो चार्जेस लगते उसके उलट हत्यारा एक पकड़े गए, बाकी के अभी फरार है। 6-7 फरार हैं, उनको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, जबकि सब जान रहे हैं कि कौन है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो लोग भाग गए और चलते चलते बात कर लेते हैं ना, तो उसके बाद अब तक भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और गांव वालों पे मैं आपको बता दूं कि गांव वालों पे जो वो लोग ज़्यादा दहशत में हैं, और वो लोग पूरा का पूरा गांव कई लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं। पूरा गांव खाली है, लोग घरों में सो नहीं रहे हैं डर के मारे कि कब पुलिस आए और किसको उठा के ले जाए। इस बात सोचिए आप। स्थिति वहाँ पे ये बनी हुई है कि मेरे ख्याल से 150 से ऊपर नामजद अभियुक्त बनाए गए। उसमें ऐसे ऐसे अभियुक्त हैं जो आज की डेट में जिंदा नहीं है। 2010 में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उनका कहना है एसपी का कि इन्होंने हम पर पत्थर बरसाए और उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हैं। जो व्यक्ति आज जिंदा नहीं है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस की मंशा क्या है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसे लोग हैं जिनके संरक्षण में पुलिस ऐसा काम कर रही है। क्या वो सत्ता के नज़दीक रहे हुए लोग हैं, क्या वो सत्ता में घुसे हुए लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिनसे पुलिस इतना उनको कोई डर नहीं है। वो जो मनमाना करेंगे, उनको होने वाला कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि आज 150 से ज़्यादा नामजद अभियुक्त बनाए गए, जिसमें मृत भी हैं। ये सारी चीज़ें जांच में बातचीत करने के दौरान एक बार एक गांव के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, एक के बाद एक सारी बातें खुल के आ रही हैं। उसके बाद 800 ऐसे बेनाम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, FIR दर्ज हुआ है। अब डर यह है कि वो कहीं भी गांव में आते हैं और किसी को भी लेके जाते हैं सबको, और सब भागे। कहीं ऐसा ना हो कि एक मेरा भी नाम डाल दे, एक मेरा भी नाम डाल दे। तो पूरा का पूरा गांव खाली है। एक बस्ती में मैं गई, वहाँ महिलाएं और बच्चे और बेटियां और बहू घर में नहीं सो रहे हैं। आखिर क्या दहशत। पिछली बार जब ये प्रतिनिधिमंडल वहाँ गया था तो मैं भी था वहाँ पर। मैंने एक सवाल पूछा था साहू जी से कि ये पॉलिटिकल लड़ाई भी है और ये लीगल लड़ाई भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जेल में है, उनके ऊपर FIR। तो पार्टी क्या उन लोगों को कोई लीगल असिस्टेंस देगी, उनको कैसे करेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये पूछा जाना चाहिए कि जिस एसपी ने ये आरोप लगाया कि उनकी हड्डी टूट गई है एक 80 साल के बूढ़ी के पत्थर मारने से, पन्ना देवी एक है महिला, तो उसके पत्थर चलाने से उनकी हड्डी टूट गई। उन्होंने जो इंजरी रिपोर्ट बनाई वो भी इतनी घातक है कि बंदा 3 महीने तो चल फिर नहीं सकता। बावजूद भी 16 तारीख की ये घटना है। उनका कहना है 16 तारीख को पत्थरबाजी हुई और 17 तारीख को वो एक सम्मान समारोह में, कहीं से कुछ नहीं लग रहा, एकदम फिट एंड फाइन, बिल्कुल हीरो स्टाइल में वो मुस्कुराते हुए, आप उनका चेहरा देख सकते हैं। हमारे पास उसके फोटोग्राफ्स हैं जो हमने देखे हैं, और बैनर पे आपको डेट भी दिख जाएगा।
ये एक पूरी की पूरी साजिश है और ये घटना भी जो है वो पुलिस को बिल्कुल जानकारी दे करके और अपने साथ मिला करके किया गया, ये सारा कुछ पता चलता है। मगर जल्दबाजी उनकी इतनी है कि जो हत्याकांड, मतलब आप ये करें कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस, पॉलिटिकल पुलिस सब कुछ मिले हुए नेक्सस है है, इसमें। पूरा मिला हुआ है, मतलब पॉलिटिकल भी है, पुलिस भी है, सब मिले हुए हैं उसमें। अदरवाइज इतना जो दहशत का माहौल गाँव में है वो नहीं होता। पहली बार मैं किसी ऐसे गांव में गई हूँ जहाँ पुलिस के डर से, भय से लोग भाग ले रहे हैं कि पता नहीं किसको उठा करके ले जाए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मर्डर का जो केस संख्या है वो 8 है, मतलब जो भी 108 या 208 होगा, समथिंग 8 है। मर्डर उनके हिसाब से बाद में होता है, पुलिस पे हमला पहले हो जाता है। पुलिस पे हमला पहले हो जाता है। वो कांड संख्या 107, मतलब 7 और 8 ये तो मुझे पता है। पुलिस पे कांड जो रितु जी एक चीज बताइए, अब आपने और कितना सबूत चाहिए? अब आपने सब देख लिया है, अब आप जाएंगी पटना, अपने जो आपके जो लीडर हैं उनको आप ये रिपोर्ट देंगे। आपको क्या लगता है आपके लीडर यहाँ आएंगे या आना चाहिए उनको? लीडर आएंगे। अगर हमारे 5 विधायक यहाँ पे, माननीय विधायक यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं यहाँ आई हूँ, उन्होंने जब परिजन वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना जो तकलीफ़ माननीय लीडर को बताई तो तुरंत ही, बिल्कुल देरी नहीं हुई और तुरंत भी, शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी हत्या के जांच के लिए एक पार्टी के लिए, मुझे लगता है कि शायद ये पूरे बिहार की बिल्कुल लोग हैं, 5 माननीय विधायक को भेजा गया, जहां कोरोना टाइम पे मना कर दिया गया। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको मना किया गया कि विधायक बाहर नहीं निकले। एक मैं पॉलिटिकल एग्जांपल ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हो गई थी और इसी बिहार में बेलछी में एक कांड हुआ था और इंदिरा गांधी आई और उसके बाद पूरा उनका भाग्य खुल गया। आपको क्या लगता है कि ये घटना कुछ उस तरह से है या तेजस्वी यादव का जो पॉलिटिकल भाग्य है ये खोल सकता है ये घटना? देखिए, इतना दूर तक तो मैं नहीं जानती, पर इतना ज़रूर एक जगह पे मैं हमला ज़रूर करना चाहूँगी कि ये जो है ये चंपारण की धरती है, सत्याग्रह की धरती है। गांधी आए और जो यहाँ के बंधुआ मजदूर अंग्रेज़ों ने जिनको बना रखा था, यहाँ के किसानों को जो जबरन नील की खेती करवाते थे, उनको उन्होंने बंधुआ मुक्ति कराई। ठीक है, भाजपा जो है वो ये समझ ली है कि वैसे वोट जो है ना वो उनका बंधुआ मजदूर है, वो बिल्कुल उनका बंधा हुआ है। ये अब वैसे को सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर डाटा मंगवाइए क्राइम का तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हत्याएं वो वैश्य कम्युनिटी के लोगों की हो रही हैं, सबसे ज़्यादा डकैती वैश्यों के साथ हो रही है, व्यवसायियों के साथ हो रही है। जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं नॉर्मली वैश्य वर्ग के ही लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा हत्या, लूट पाट, अपहरण और मर्डर का जो सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं वो व्यवसायी और वैश्य वर्ग के लोग हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं। इजी टारगेट है ना, बड़े सीधे होते हैं ये लोग, इनको अपना दुकान और बिजनेस से मतलब होता है, दुकान खोलना है, घर आना है। और सबसे ज़्यादा आपके बिहार के इकोनॉमी में जिसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है, इवन भारत के या किसी भी कंट्री के, वो बिजनेस वर्ग का होता है, व्यवसायी वर्ग का होता है। जो इकोनॉमिकली जहां आपकी अर्थव्यवस्था कमर टूट रही है, एक व्यवसायी वर्ग ही है जो आपको सपोर्ट किए हुए, चाहे वो कपड़े की दुकान खोल करके XYZ किसी भी चीज़ की दुकान। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा पार्टी? तो यही कहना है हम लोग का। अभी तो हम लोग आए हैं, ये कहना नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा मैं निर्णय नहीं ले सकती। डेफिनेटली आएंगे लीडर, और अगर लीडर माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी या तो आएंगे या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो भी होगा, लेकिन इसका रिजल्ट तो आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसका असर अब लोगों को दिखना शुरू होगा, क्योंकि हमने छोड़ा नहीं। इसके पहले भी हमारी पार्टी के माननीय विधायक यहाँ पर आ चुके हैं, लगातार आ रहे हैं, फिर अभी हम लोग फिर से आए हैं सब लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई थक के बैठ गए हैं। इनकी जो ये मनमाना रवैया अपना रही है ना सरकार, निरंकुश हो चुकी सरकार, मैं तो पहले भी बोली हूँ कि डिक्शनरी में जितनी भी गालियाँ होंगी ना वो कम पड़ेंगी। इनको क्या कहा जाए, इनको अफसरशाही वाली सरकार कहा जाए, हिटलरशाही वाली। हिटलर सब बड़ा छोटा बढ़ गया है। इन्होंने नीतीश जी बोलते थे कि लालू यादव का शासन बैड गवर्नेंस नहीं था, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस था। अच्छा, अभी आप क्या कहेंगे नीतीश जी के लिए? इनके लिए सारी चीज़ें ही, वो बैड गवर्नेंस नहीं कहते, तो बोलते थे कि एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है, तो बैड कैसे होगा? एक बात बताइए, ये मुझे ना अगर प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट होगा ना तो उसका असर गवर्नेंस पे दिखेगा। इतना तो वो मान रहे हैं कि गवर्नेंस था, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं थी। भाई हम कह रहे हैं आप रहो ना रहो, गवर्नेंस होनी चाहिए।
आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपका गवर्नेंस सही तरीके से चलना सही होना चाहिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस की स्थिति बनती दिख रही है क्या बिहार में? डेड ऑफ गवर्नमेंट। डेड ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। अच्छा चलिए, एक दो बातें और, दो तीन मिनट और लूँगा मैं। ऋतु जायसवाल जी कोई आम नेता नहीं है। इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा, मुखिया बनी, फिर इन्होंने इतना काम किया कि इनको कितने रिकॉग्निशन, कितने अवार्ड मिले हैं ये मैं गिना नहीं सकता, क्योंकि मैं याद नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए आपको विकिपीडिया देखना होगा, वहाँ जाइए आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा कि राजस्थान की छवि राजावत बहुत कम काम करती है, मैंने देखा है, थोड़ा सा काम करती है, लेकिन वो यूएन पहुंच जाती है। लेकिन बिहार की ऋतु जायसवाल जो इतना काम करती हैं, उनको बिहार अपना यूथ आइकॉन क्यों नहीं बना पाता, ये हम बिहारियों के ऊपर खुद एक सवाल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, आप हार गई हैं, लेकिन अब फिर जीतेंगी, ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। नहीं मतलब हम लोगों ने यह भी सुना कि शायद आप जीतते जीतते हार गई। हाँ, वो जो भी वजह थी वो सबसे छुपा नहीं है, तो क्यों उस चीज़ को बार बार कहना। हराए गए हैं या जो भी है वजह, कोई बात नहीं, ब्लेम करने की बजाय आगे पॉलिटिक्स यही है। हाँ, पॉलिटिक्स यही है, तो आगे वो जारी रहना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप जैसे लोग अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। मेरे जैसे लोग का तो मैं नहीं जानती वो कह सकते कि इसको कैसे मैं एग्जाम्पल के उसके तरह कैसे करूं, बट मुझे लगता है कि वैसे सभी लोगों को आना चाहिए जो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स गंदा है और हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है और हमको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी गंदगी को साफ़ करने की हिम्मत आप में नहीं है तो आपको उसको गंदा कहने की हिम्मत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे आप सड़क पे चलते हैं और आप केला का छिलका देखते हैं, आप गाली देके निकल जाते हैं कि कौन इसको फेंक गया, स्लैंग यूज़ करते हैं और आप उसको उठा करके डस्टबिन में डालने की हिम्मत करते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स कचरा है, गंदा है, जो कुछ भी है, जो लोग ये कहते हैं और अच्छे लोग इसमें नहीं जुड़ना चाहते, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर गंदगी है तो सफाई अच्छे लोगों को ही करनी पड़ेगी, इसलिए अच्छे लोगों को आरजेडी में आना चाहिए या भाजपा में? पार्टी कोई वो नहीं लेके, तमगा नहीं लेके बैठा है कि वो आरजेडी का होगा या भाजपा। मुझे ये अच्छा लगता है कि ऋतु जायसवाल जैसी लीडर आरजेडी में आ रही है। अच्छे लोग चाहे जिस भी पार्टी में हो, अगर उनकी अच्छी आइडियोलॉजी है, अच्छी सोच है, गरीबों के प्रति उनके लिए दर्द है, इमोशंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स के साथ। मैं बता दूं कि पॉलिटिक्स विद इमोशंस अगर किया जाए, विद डेडिकेशन एंड ईमानदारी से एक बात बताइए, आरजेडी बदल रहा है क्या? आरजेडी पहले भी 90 का आरजेडी और आज का आरजेडी पहले भी बहुत, देखिए उस टाइम पे बहुत ऐसी चीज़ें थी, इंटरनेट की फास्ट स्पीड नहीं थी, लोग जानते नहीं थे, लोग उतना फेसबुक और इंस्टा और ट्विटर यूज नहीं करते थे। तो ज़माना बदलता है, ठीक है, ज़माना बदले हुए ज़माने। आप एक बात बताइए, जो हमारी आइडियोलॉजी थी, जो हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी की जो समानता की वो बात करते थे, गरीबों के उत्थान की बात करते थे, सोशल जस्टिस की जो बात करते थे, वो पहले भी वही था और अब भी। अगर यहाँ के जो दलित कुचले पिछले वर्ग के जो लोग थे, अगर उन्होंने आवाज़ उठाना सीखा है तो वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी की वजह से सीखा है। ये लोगों को पहले भी याद है और आज भी याद है। तभी मैं जब जिस बस्ती में गई थी वो यही कह रहे थे कि हमारे लिए तो नेता वही है। आज बिहार का युवा तेजस्वी यादव से और ऋतु जायसवाल से क्या सीखे? अगर सीखना है तो बस यही सीखना है कि एक इमोशंस के साथ एक अच्छी राजनीति जो पूरी तरह से बिहार के विकास के लिए हो, युवाओं के रोजगार के लिए हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए हो और बिहार को एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे मानचित्र पे वहाँ पर पहुँचाए जहाँ लोग ये कह सके कि ये है एक नए यूथ एनर्जेटिक समझ रखने वाले एक लीडर का ये बिहार है। थैंक यू, ये थैंक यू। मैं बस लास्ट में बस सारी बातें हो गई, सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये किस पार्टी में है, किस दल में है, मेरे लिए या एक आम बिहारी के लिए बिल्कुल मतलब इसका नहीं है। मतलब इस बात का है कि ऋतु जायसवाल जैसे लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आना चाहिए। जिस देश की आबादी 65% युवा हो, वहाँ युवा लोग अगर पॉलिटिक्स में आए तो उसका स्वागत होना चाहिए। और हम बिहारियों को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि जिस मुखिया ने एक महिला ने मुखिया से सफ़र शुरू करके आज वो पॉलिटिक्स में आई है
और नेशनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुई हैं, उनको हम अपना यूथ आइकॉन बनाएं, बिना ये सोचे कि वो किस दल में है, किस विचारधारा में है। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।